नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी भरतगिरी महाराज के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया और धामी लगभग 45 मिनट तक यहां पे रहे। उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर जलाभिषेक किया शिवलिंग पे, देशवासियों की, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां तेज की जा रही हैं। प्रभु के आगे भी यही कामना की गई और सीएम ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टपकेश्वर हमारे दिवाली देव हैं और उनकी कृपा से हमारी चारधाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, यात्रा आसान हो, सरल हो, सभी लोगों के लिए सुगम हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। राज्य पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। पूरी तैयारियां हैं, सारी तैयारियां भगवान। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, मुख्यमंत्री टपकेश्वर मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए और चारधाम यात्रा से पहले वो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव हैं और चारधाम यात्रा से पूर्व अभी एक दिन उनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो चारधाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जाकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और आज सुबह वो टपकेश्वर महादेव पहुंचे थे पूजा पाठ करने। अपने जन्मदिन के दिन भी वो टपकेश्वर महादेव पहुंचे थे बाबा महादेव का आशीर्वाद लेने और इसके बाद मुख्यमंत्री अभी युवाओं से संवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं के लिए राज्य सरकार चाहे स्टार्टअप की पॉलिसी हो, एंटी कॉपी एक्ट हो या युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए जो सरकारी विभागों में नौकरियां उनके लिए व्यवस्था की जा रही है, उन सभी विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। यूं तो आज अवकाश का दिन है परंतु मुख्यमंत्री पूरी तरीके से एक्टिव हैं और लोगों के बीच में हैं। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चारधाम यात्रा से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ टपकेश्वर मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना की और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम इस बार पहले से बेहतर तैयारियों के साथ इस यात्रा के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आईटीबीपी के आईजी संजय गुंजाल के नेतृत्व में आईटीबीपी के अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम जो है उनकी जानकारी दी और मुख्यमंत्री को तमाम जानकारियां भी दी। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी द्वारा संचालित कार्यों की सराहना करते हुए आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न विषयों पे राज्य सरकार के स्तर पे होने वाली कार्रवाई में शीघ्रता का आश्वासन दिया। और मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद टीकम सिंह नेगी की पत्नी को सेवायोजित किए जाने के संबंध में भी कहा कि इस प्रकरण में भी राज्य सरकार पूरी तरह से शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। और इस वक्त देहरादून का रुख करेंगे जहां पे हिल की बात युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और युवाओं से वो बात कर रहे हैं। आगे अगर बात करें, आपने कहा कि इस राज्य को नंबर 1 बनाना है 2025 तक। पीछे कुछ घटनाएं हुई नकल को लेके, आपने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने की कोशिश करी और क्योंकि मीडिया में होने के नाते बड़ा चर्चा का विषय रहा, राष्ट्रीय मीडिया पे भी जब हम नजर डालते हैं लगातार लोग इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि ये यूथ है, कल को ये स्कूल से निकल के कॉलेजेस में जाएगा, कई बार मन उदास हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं और जिनको कल को बहुत सारे क्षेत्रों में जाना है, अनेकों क्षेत्रों में जाकर अनेकों क्षेत्रों को आप सब लोगों ने लीडरशिप देनी है। लीडरशिप जानते हैं ना, नेतृत्व करना है, यानी कि सबसे आगे रहना है और जो भी क्षेत्र मिले, जो भी आपके सामने क्षेत्र हो, यानी कि जिस क्षेत्र का भी आप चयन करें, जिस दिशा में भी आप जाना चाहें या जो आप अपने लिए चयन करें, उस क्षेत्र में सबसे आगे रहना, सबसे अच्छा काम करना और पूरे मनोरथ के साथ काम करना, सबसे आगे रहना, सबको रास्ता दिखाना,
सबको दिशा दिखाना, और जो भी काम मिले उस काम को इतने बढ़िया तरीके से करना कि लोग कहें कि ये सर्वोत्तम काम इनके द्वारा किया गया है। इसको कहते हैं नेतृत्व करने वाला, यानी कि लीडरशिप करना। तो आप सब जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों के नेता बनेंगे। नेता बनोगे ना सब लोग? मेरी आवाज सुन नहीं रहे लग रहा सब लोग। बच्चों, हाउस द जोश। आप लोगों का ध्यान इधर है कि कहीं और है? तो मैंने कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर नेता बनोगे कि नहीं बनोगे? कैसे नेता? खाली कुर्ता पैजामा पहनने वाले नेता कि असली वाले नेता? जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो है बहुत विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, बहुत उत्कृष्टताएं प्राप्त की हैं, सर्वोत्तम को जिन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की बात करें, तो हम सब लोगों ने प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है ना? सभी जानते हैं। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए और एक मछुआरे के घर में पैदा हुए हो। उनके पिता मछुआरे थे और मछुआरे के घर में पैदा होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया और संकल्प लिया कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना है। कुछ बनना नहीं है, देखिए बनने के लिए नहीं करना है, जो भी करना है कुछ करके दिखाने के लिए करना है। तो उन्होंने संकल्प लिया और वो क्या देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। हम सब जानते हैं कि देश के बड़े वैज्ञानिक बने, उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। तो हम उनको कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता, यानी कि वैज्ञानिकों में भी जिन्होंने सर्वोत्तम देने का काम किया, तो हम उनको उस क्षेत्र का नेता कह सकते हैं। हमने अभी हमारे प्रदेश की पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल का नाम हम लोगों ने सबने सुना होगा ना? तो हम उनको कह सकते हैं कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में वो नेता हैं। उन्होंने शिखर को छूने का काम किया है, चोटियों को छूने का काम किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर मेट्रो मैन का हम बात करें, हम पीछे जाकर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का नेता कह सकते हैं, अब विराट कोहली को कह सकते हैं, या अनेकों नाम जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हम हॉकी के क्षेत्र का नेता कह सकते हैं। तो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोत्तम को छूने का काम किया है, सबसे अच्छा काम किया है। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप सब लोग नेता बनिए, जिस क्षेत्र में भी जाइए उस क्षेत्र के नेता बने। और जो अभी श्री काव्य जी ने कहा है कि नकल वाला कानून, ये नकल वाला कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सब लोग भर्तियों की तैयारियां करते हैं, बहुत सारे एग्जामों में बैठते हैं, लेकिन योग्यता होने के बाद भी खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा था। क्योंकि सिलेक्शन उसका हो जा रहा था जो अपनी सेटिंग कर ले रहा था। कहीं से वो जो पर्चा आता है, यानी क्वेश्चन पेपर, वो पेपर पहले ही उसके पास आ जा रहा था, या पूरा का पूरा किसी के पास क्वेश्चन बैंक ही आ जा रहा था, या पेपर में बैठे हैं तो पेन ड्राइव पर जो है पूरा उसका आंसर शीट आ जा रही थी कि ये वाला टिक कर दीजिए, ये वाला टिक कर दीजिए। ये काम पिछले कई सालों से, दसों सालों से चल रहा था। हर बार इसकी थोड़ी बहुत शिकायत होती थी, थोड़ा हल्ला मचता था, फिर शांति हो जाती थी। लेकिन इस बार हमने तय किया कि इसकी जड़ तक जाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे, और जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी ये क्राइम कर रहे हैं, ये क्राइम है, जो भी इस अपराध में, इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमने कड़ी कार्रवाई इसमें करी, और 90 से भी ज्यादा लोग इसमें जेल गए।
इतने से भी काम नहीं चल रहा था, जेल भी जा रहे थे, फिर भी नकल का अभियान नहीं रुक रहा था। तब हमने तय किया कि हम पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का सबसे कड़ा कानून यहां बनाएंगे, जिसमें उम्र कैद तक की भी सजा का हमने प्रावधान किया। और जो इस नकल के इस अपराध में शामिल होगा या नकल का सरगना होगा, उसकी जितनी भी संपत्ति होगी सारी संपत्ति जब्त कर देंगे। और जो डायरेक्ट नकल करवाने वाला होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो परीक्षार्थी नकल कर रहे होंगे या कहीं से उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा कि इन्होंने भी नकल के लिए पर्चा कहीं से पाया है या करवाया है या नकल करवा रहे हैं, पहली बार पकड़े जाएंगे तो 3 साल तक फिर किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, उनको डीबार कर दिया जाएगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जैसा इन्होंने पूछा कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आप किसी के मन में, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के मेरे भाई बहनों के मन में, जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है, शिक्षा अर्जित की है, उनके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। अगर उसके अंदर, जिसके अंदर भी योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, जिसने परिश्रम किया होगा, अब उसको निश्चित रूप से प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेकर उनको सिलेक्शन का अवसर मिलेगा, क्योंकि अब नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और मुझे अच्छा भी ये भी लगा कि हमने ये आह्वान किया और पूरे प्रदेश के अंदर 4 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, और 4 परीक्षाओं में 4.5 लाख प्रतियोगी हमारे भाई बहनों ने भाग लिया है, यानी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब विश्वास सबका जमा है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अभी अपने कैरियर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प शक्ति से लगातार अपने को साधने का काम करिए, एक साधक बनिए। और ये परीक्षा में भाग लेने का अवसर, ये पढ़ाई लिखाई का अवसर, इस प्रकार की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर जो आप सबको यहां से मिल रहा है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। ये जवानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है, और ये जिंदगानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए, इस समय को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। और जो आपके माता पिता की आपसे अपेक्षा है, आपके गुरुजनों की जो आपको शिक्षा देने वाले आपके शिक्षक गण हैं, उनकी भी अपेक्षा है। उनके साथ साथ जब कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो युवाओं से संवाद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम ने देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया, और ये प्रतिमा देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में लगाई गई है। इसके अलावा उन्होंने स्मारक का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैनिक परिवार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का ये भी प्रयास है कि किसी न किसी योजना का नाम विपिन रावत के नाम से रखा जाए। इस मौके पे सीएम धामी ने जनरल विपिन रावत की बेटियों को सम्मानित भी किया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का होता है। हाल ही में हुए आईएमए पासिंग आउट परेड में प्रदेश के 50 कैडेट्स अधिकारी बने हैं। विपिन रावत के जाने से देश और देश की सेना को बड़ी क्षति हुई। अरे भैया, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। फिर भी आज उनकी प्रतिमा के हो रहे अनावरण द्वारा हम जनरल साहब को अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही सकते हैं। कहीं न कहीं उनका स्मरण और कहीं न कहीं इस प्रकार का जो चौक और उनकी प्रतिमा लगाया जाना, निश्चित रूप से आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह उनको अपने स्मरण में रखेगी, उनको याद करेगी कि जनरल साहब ने किस बहादुरी से सेना के अंदर काम किया। एक बड़ा इतिहास और एक बड़ा रास्ता आने वाले नौजवानों के लिए, देश की वीरता और देश के शौर्य को जो उन्होंने
अपने कामों से हम सब के लिए प्रेरणा के रूप में छोड़ा। वो कहीं ना कहीं हमेशा हम सबका पाथेय का काम करेगा, हमको रास्ता दिखाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड एक हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है तथा भारतीय सेना का जो एक गौरवमयी इतिहास और उसमें हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। और उत्तराखंड के जो युवा हैं उनकी प्राथमिकता हमेशा से सेना में जाने की रही है। मैं सच बताऊं तो गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे यहां पर, और वो तो सैनिक का पूरा जीवन जीकर आए, आज भी सैनिकों की तरह ही रहते हैं। मैं भी बचपन में सेना में ही जाना चाहता था। मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूं कि मैं भी जाना चाहता था। मैं भी दौड़ लगाता था, 1600 मीटर जो है इतने मिनट में करनी है, इतना करना है। मैं उस पूरी दौड़ को सब कर लेता था, जिसकी भरपाई। और कभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जो हमारे गारंटी अवार्डीज है, सीएम साहब ने कैबिनेट में पास किया। जो हमारे गारंटी अवार्डीज हैं उनके परिजन है, अब सरकारी बसों में जाएंगे तो उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। आज हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं, एवीएसएम, वीएसएम, एसएम, इनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। आज जो हमारे गारंटी पदक हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल, मेंशन डिस्पैच, इनकी पुरस्कार राशि को बढ़ाने का काम हमने किया है। हमारे जवान कहते ना कि अफसर का बच्चा अफसर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। पहले जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे उनको 50,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता था। मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा उसको 1 लाख रुपया कोचिंग के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सेकंड वर्ग की विडोज की पेंशन 60 साल से 4,000 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 8,000 किया और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे अनुरोध पर उसको 10,000 कर दिया है। उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड पुलिस 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मना रही है। इस क्रम में देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अग्नि दुर्घटना के वक्त होने वाली क्षति से किस तरह से बचा जा सके, इसको लेकर जनता को जागरूक किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग द्वारा कई प्रदर्शन किए गए, जिसमें आग से बचने के उपाय बताए गए। और से तो है ही, जैसे मैंने खुद ही बताया कि पहले सिर्फ 33 फायर स्टेशन थे। इतना बड़ा उत्तराखंड है, 13 तो जिले ही है। एक जिला कितना बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से मुश्किल से एवरेज 3 से भी कम हुआ। अब 47 हो चुके हैं। तो हमारा प्रयास है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 47 हुए, उनमें कुछ है कि अपने भवन नहीं है। भवन नहीं होंगे तो हमारा फायर कर्मी ढंग से नहीं रह पाएगा, हमारी सेवा भी उतनी अच्छी होने में मुश्किल आती है। तो हमारा लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हमारे स्टेशन और फायर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बने और उनको प्रॉपर भवन बना सकें। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने शुक्रवार को मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में सभी अल्पसंख्यक समुदाय और उनके शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों से अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। नरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें खोलने का अधिकार माइनॉरिटी को दिया गया। एक सिंगल पर्सन जो माइनॉरिटी का है, विदाउट एनी ट्रस्ट, सोसाइटी और चैरिटेबल कंपनी, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी को तो हम माइनॉरिटी स्टेटस देते नहीं है, तो एक सिंगल पर्सन माइनॉरिटी का यूनिवर्सिटी खोलने का अधिकार रखता है। तो इंडिया के अंदर 6 कम्युनिटी सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है, जिसमें रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देके किशोरी को ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैजान नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो राहुल नाम बता के एक किशोरी को ब्लैकमेल कर रहा था।
दिल्ली में पेंटर की काम करता था। तो एक लड़की को विगत 2 साल से अपना, पहले तो लड़की बन के बात किया, फिर बाद में पता छुपाया, नाम छुपाया, इवन अपना परिचय भी छुपाया, काम करने का भी छुपाया, राहुल बन के बात किया। बाद में पता चला कि इसका नाम कुछ और है। तो जब परिवार वालों ने और लड़की ने भी आपत्ति जता के बात रोक दिया था, फिर उसके बाद जो है इसका जो फोटोज, वीडियोस और वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट्स, ये सबको वायरल करते, लड़की की दोस्तों को वायरल करके लड़की को संबंध बनाने के लिए धमकाता था। और जब ये धमका के इसको रुद्रपुर में मिल के संबंध बनाने के लिए जब आया, तो हमारी टीम ने इसको। हरिद्वार के लक्सर के गांव में गैर समुदाय के युवक पे युवती को बहला फुसला के भगा ले जाने का आरोप है, जिसके चलते गांव में तनाव है और इसे देखते हुए भारी पुलिस बल को यहां पे तैनात किया गया है। मामले में हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस से युवक के खिलाफ तहरीर दी है। उधर माहौल बिगड़ता देख गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल खराब ना हो। लड़की है यहाँ से किसी लड़के के साथ चली गई है, तो दोनों पक्षों के, दोनों समुदाय के लोगों के बीच में थोड़ा तनाव बना हुआ था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस बल यहाँ पे मौके में मौजूद है और अभी शांति व्यवस्था कायम है। लड़की पक्ष से जो है तहरीर ले ली गई है और उस पर मुकदमा लिखा है। और दिनेशपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में यहाँ पे चड़क पूजा के अंतिम दिन सन्यासियों ने हैरत अंगेज करतब दिखा के अपना व्रत तोड़ा और चड़क पूजा के दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे यहां पहुंचे, संतों से आशीर्वाद लिया। बधाई देता हूं। ये ऐतिहासिक पूजा है और निश्चित ही इस पूजा को सार्थक बनाने के लिए जो हमारे अनुयायी हैं वह बहुत बड़ी तपस्या को बर्दाश्त करते हुए नई पीढ़ी को बहुत बड़ी सीख देते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। इस त्यौहार को मनाने वाले जो आयोजक कमेटी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बंगाली समाज में देश पूर्व पाकिस्तान से चला आ रहा है। लोग चैत के महीने में घर से गृह त्यागी संन्यास लेते हैं। जो चड़क पूजा है पूरे चैत के महीने में संन्यास रूप लेके भोलेनाथ की ये लोग पूजा करते हैं तपस्वी के रूप में, और पूरा महीना नंगे पांव रह के एक टाइम का भोजन करते हैं और पूरे तपस्या के साथ इस पूजा को बड़े धूमधाम से ये लोग मनाते हैं और पूरे दिन ये लोग घूमते हैं। प्राचीन से करके आ रहे हैं वो चीज़ हम लोग ये 10-12 साल से कर रहे हैं। हम लोग भी जो हमारा ये आने वाला पीढ़ी है इन लोगों को शिक्षा दे, इसका इसी शिक्षा से चले, भोलेनाथ का धनी से चले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।